स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्प मास्टर में। जैसे कि आपको पता है कि हम चैनल पर सीटेट की जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जो आपका आने वाला सीटेट है, साइकोलॉजी की जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज हमारी चली हुई है। इस सीरीज की क्लास को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि साइकोलॉजी का पोर्शन जो 30 नंबर का रहने वाला होता है, तो 30 क्वेश्चन ही हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन जो है छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही इस क्लास में भी 30 क्वेश्चन है, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए, तो आपने ध्यान से क्लास को देखना है, क्लास को बगैर स्किप किए पूरी देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है? आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं, अच्छा, जो गलतियां करते हैं। इन परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा कथन है भाई? ऑप्शन है बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। ऑप्शन बी बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ठीक है भाई। ऑप्शन सी बच्चों के अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। ठीक है। ऑप्शन डी बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी। ठीक है, फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि ऑप्शन ए आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन बी बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। ऑप्शन सी पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। ठीक है, तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक अध्यापिका सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह क्या करेगी? ऑप्शन ए सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना। ऑप्शन बी इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। ऑप्शन सी अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। ऑप्शन डी वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। जो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? कौन सा कथन? ऑप्शन ए प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। जिन बच्चों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, इसका क्या बोल रहे हैं। पर्सन अनोन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। ऑप्शन डी बच्चों को अपनी भाषा कौशल के अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो क्या हो गया? 4 का जो करेक्ट आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 में क्या बोला गया है? इनमें से कौन सी अधिगम असक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है? ऑप्शन ए 50 से नीचे की बुद्धि उपलब्धि। ऑप्शन बी धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। ऑप्शन सी अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। ऑप्शन डी एक ही प्रकार की ज्ञानात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम अक्षमता को प्रदर्शित करेगी?
ऑप्शन ए, जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथा तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी, जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। ऑप्शन सी, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों द्वारा आकलित किया जाता है। ऑप्शन डी, जब कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। तो जो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, सीटेट है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आपको हार्ड लेवल लग रहा होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तभी आपको करवाए जा रहे हैं। तो 6 का हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। वाइगोत्स्की के अनुसार स्मिथ विकास का क्षेत्र है। अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। बच्चे अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्यों के बीच अंतर। ऑप्शन डी, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा 7 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन ए, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। ऑप्शन बी, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में, आगे ऑप्शन देख लेते हैं इसकी, परिवर्तन करना। ऑप्शन सी, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। ऑप्शन डी, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, अनुकूलन की प्रक्रियाएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ऑप्शन ए, परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता। बी, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। सी, व्यक्तिगत कल्पित कथा। ऑप्शन डी, विचार की अनुक्रमणीयता पलटने से। तो 9 का जो हो जाएगा डी ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ऑप्शन बी, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। ऑप्शन सी, घुलने मिलने तथा संयोजन की। ऑप्शन डी, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। तो डी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का वो हो जाएगा ए, ठीक है। 10 का ए हो गया। चलिए 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर, अनुसंधान से पता चला कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। अच्छा, अच्छे उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी, अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। ऑप्शन डी, लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। 11 का हो गया आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। ऑप्शन बी, वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें। ऑप्शन सी, विद्यालय व्यवस्था तथा सेवा के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करनी जिसमें पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती है। ऑप्शन डी, उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका न पाए। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। 12 का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है।
एक बहु सांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए, अपने आकलन उपकरणों की विश्वसनीयता तथा वैधता। ऑप्शन बी, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन सी, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना। ऑप्शन डी, आकलन उपकरण के मानवीकरण। जो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी। 13 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? ऑप्शन ए, कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिमूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऑप्शन बी, कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। ऑप्शन सी, कोलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। ऑप्शन डी, कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए, विकास अधिगम से स्वादी है। ऑप्शन बी, अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन सी, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ऑप्शन डी, विकास अधिगम का समानार्थक है। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? ऑप्शन है, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनके हल करते समय सहयोग देना। ऑप्शन बी, समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। ऑप्शन सी, बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ही, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का मौका देना, उनका हल करते समय उनकी हेल्प करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? एक विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह है विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित की कोशिश कर रही है। ऑप्शन बी, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन सी, अनुरक्षण पूर्वाभास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन डी, प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए। ठीक है, 17 का करेक्ट आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी, मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना। ऑप्शन सी, वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। ऑप्शन डी, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने समय के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। तो 18 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 18 का डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? ऑप्शन है, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जबकि लड़कों को रोने जैसा स्वयं प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी, यौनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित
प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आंशिक रूप से तैयार होते हैं। तो 19 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। ऑप्शन ए संगीत में, ऑप्शन बी अंत्यव्यक्तिक, ऑप्शन सी आध्यात्मिक, ऑप्शन डी भाषा विषयक। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी अंत्यव्यक्तिक। ठीक है, 20 का बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? ऑप्शन ए विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनुक्रिया की वजह से घटित होता है। ऑप्शन बी विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। ऑप्शन सी अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। ऑप्शन डी विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। भी 21 का करेक्ट आंसर हो गया ए। चलिए 22 देख लेते हैं। वाइगोत्स्की तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है, क्या है भाई? व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। ऑप्शन बी ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। ऑप्शन सी बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। ऑप्शन डी भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण। तो 22 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? ऑप्शन ए एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका त्रित्र प्रवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ऑप्शन बी बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के प्रवेश में पल बढ़ रहे हैं। ऑप्शन सी एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप में आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। ऑप्शन डी वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गूंथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो 23 का करेक्ट आंसर आपका डी ही हो जाएगा, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? इन कथनों में आप किससे सहमत है आपने बताना। ऑप्शन ए अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, ऑप्शन बी अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रवेश में घटित होता है। अच्छा, ऑप्शन सी अधिगम तब तक घटित हो सकता है जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। ऑप्शन सी अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ऑप्शन प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। ऑप्शन सी हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। ऑप्शन डी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। तो 25 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने समय के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? ऑप्शन ए एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सहसंबद्ध किया जाएगा। ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना। ऑप्शन सी विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे। ऑप्शन डी विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। तो 26 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। ठीक है, 26 डी। 27 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्या को हल करती है। ऑप्शन सी, मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। ऑप्शन डी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। तो 27 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी। 27 का हो जाएगा डी। बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। ठीक है, हल करता है, करती है। तो 27 का हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं, करता है कि वह विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों कार्य विधि ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हों। ऑप्शन सी, उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती। ऑप्शन डी, लड़के गणित को बिना प्रयास किए सीख जाएंगे क्योंकि यह उनकी जन्मजात विशेषता तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। विद्यार्थियों की गलतियों उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? कौन सा ऑप्शन है? एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। ऑप्शन बी, एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण है। ऑप्शन सी, एक बच्चे की सफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया। ऑप्शन डी, एक बच्चे की सफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए, अध्यापिका की मनोदशा, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। ऑप्शन सी, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार। ऑप्शन डी, बच्चे के निष्पादन का स्तर। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ही हो जाएगा, बच्चे के निष्पादन का स्तर। ठीक है, 30 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा डी। तो